बच्चों, यह कहानी जेठानी के नीचे देवरानी कहानी की भाग 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर बुला ले। बेटे की खुशी जानकर सेठ रामचरण अपने बेटे लक्ष्मण की शादी मीरा के साथ कर देते हैं। शादी के बाद छोटे, तू अब अपने लिए नौकरी देखना शुरू कर दे भाई। अब तो पत्नी की भी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। भैया, हमारा कस्बा भी कोई गांव तो रहा नहीं। आज यहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। मेरा तो कहीं दूर जाने का विचार नहीं है। मैं अब घर पर ही रहना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे भाई? इतने बड़े कॉलेज में तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी तो तुझे करनी ही चाहिए। पिता और बड़े भाई की बार बार दबाव देने पर लक्ष्मण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। कुछ समय बाद लक्ष्मण भी बड़े भाई की तरह 2 बच्चों का पिता बन जाता है। कुछ सालों के बाद एक तरफ भैरव पिता के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपए कमा रहा था, वहीं दूसरी ओर पढ़ा लिखा लक्ष्मण महीने के 70,000 में अपना घर चला रहा था। जिठानी रेखा हर समय महारानियों की तरह गहनों में लदी रहती। वहीं छोटी बहू मीरा के पास कुछ गिने चुने ही गहने थे और वो अपने पति की तनख्वाह को देखते हुए बजट में ही अपने खर्चों को व्यवस्थित करती थी। एक ही घर में रहकर भी देवरानी जेठानी के अमीरी गरीबी के अंतर को साफ महसूस किया जा सकता था। पापा देखो ना, ताऊ जी ने मिंटू भैया का जन्मदिन मनाने के लिए कितना बड़ा फार्म हाउस बुक किया है। ताऊ जी हर साल अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। उनके लिए तो उनका हर बर्थडे एनिवर्सरी स्पेशल ही होता है। और एक हम लोग हैं, हमारे बर्थडे पर कभी भी कुछ स्पेशल नहीं होता। आप तो हमेशा की तरह उसी छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर हमारे दोस्तों को डिनर करा देते हो बस। बेटा, हम किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। आपके पापा जितना कमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। रिंकी ठीक ही तो कह रही है पापा। ताऊ जी दादाजी का बिजनेस संभालते हैं, इसलिए उनके पास इतना पैसा है। आप दादाजी का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बेटा, दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं। पापा, ये तो सरासर चीटिंग हुई ना। ताऊ जी दादाजी के बिजनेस से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप इस 70,000 रुपये महीने की सैलरी में गुजारा कर रहे हो। माना कि हम लोग भी गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ताऊ जी जैसी लग्जरी लाइफ भी तो नहीं जी पा रहे हैं ना। जिन बातों को लक्ष्मण और उसकी पत्नी इग्नोर करना चाहते थे, बढ़ते हुए बच्चे बार बार उन्हीं बातों को लेकर उनके सामने खड़े हो जाते और फिर सवालों की झड़ी लगा देते। खैर, बच्चों का सवाल गलत भी तो नहीं था, फिर भी लक्ष्मण के संस्कार ऐसे थे कि वो अपने पिता को सवालों के कटघरे में नहीं ले जाना चाहता था। एक दिन, देखो पापा, ताऊ जी ने फार्म हाउस खरीदा है और वो लोग बहुत जल्द वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। कार्ड तक छप गए हैं। आपको कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ हमारे इन 3 कमरों में ढंग से पेंटिंग भी नहीं करा पा रहा हूँ और भैया ने फार्म हाउस खरीद लिया। बस बहुत हो गया। अब मुझे बाबूजी से बात करनी चाहिए। अगर बाबूजी ने मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया तो मैं भी अपने बच्चों की कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे तो हमेशा से ही अपनी इच्छाओं का गला घोंटते आ रहे हैं। और लक्ष्मण पहुँच जाता है बाबूजी के पास बात करने के लिए। बाबूजी, बरसों बीत गए, आपकी बात का मान रखने के लिए मैंने बिजनेस से कभी वास्ता नहीं रखा और छोटी बड़ी जैसे भी मिली इस नौकरी से अपना घर चलाता रहा। लेकिन आप तो जैसे भूल ही गए कि आपका एक नहीं 2 बेटे हैं। कम से कम आपको तो ये दिखाई देता होगा ना बाबूजी कि मैं और मेरे बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं और भैरव भैया अपने बच्चों को कैसा जीवन दे रहे हैं। अरे जन्मदिन हो या भैया भाभी की एनिवर्सरी, वो बड़े से बड़े होटल में ही उसे मनाते हैं। और एक मैं हूँ जिसे बच्चों के जन्मदिन के लिए बजट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। भैया के पास 50 लाख की गाड़ी है और मेरी गाड़ी 10 लाख की भी नहीं है। ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है मेरे और उनके स्टेटस में। अब तो आंखें खुलिए बाबूजी। अगर आपने कभी मुझे अपना बेटा समझा था तो मुझे भी मेरा हक दे दीजिए। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे सब नज़र आता है लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने ये तो ज़रूर चाहा था कि तू पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन ये कभी नहीं चाहा था कि अपने व्यापार से मैं तुझे बेदखल कर दूँ। बरसों बाद जब मैंने दुकान की हिस्सेदारी तुझे देनी चाहिए तो भैरव ने अपनी असलियत दिखा दी। धोखे से उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया है बेटा। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। इस पूरे बिजनेस का अब वो अकेला मालिक है। ये सब उसकी चाल थी जो उसने तुझे घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा ताकि तू इस बिजनेस से दूर रहे और पीछे से वो सब कुछ अपने हाथ में ले ले। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप?
ये सब कुछ कब हुआ? आपने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अरे किस मुंह से बताता बेटा, मैं तो आज तक अपने ही अपराध बोध में जल रहा हूँ। न जाने क्यों मैंने उस भैरव पर इतना भरोसा किया और आंखें बंद करके उसके बताया कागजों पर दस्तखत कर दिए। ना मैं उस पर इतना भरोसा करता, ना उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती। ठीक है, व्यापार ना सही बाबूजी, ज़मीन और इस मकान में तो हमारा हिस्सा है ना, कम से कम वही हमारे नाम कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को उसमें से भी भैया भाभी हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। तू ठीक कहती है बेटा, मैं कल ही फैसला करता हूँ। अगले दिन रामचरण जी अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाते हैं। भैरव बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। कौन सी संपत्ति बाबूजी? आपके पास ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसका बंटवारा आप करना चाहते हैं? भूलो मत बड़ी बहू, जिस घर में तुम खड़ी हो ना, ये घर मेरा बनवाया हुआ है और आज भी मेरे ही नाम पर है। इसके अलावा भी मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। अब मैं अपनी ज़मीन अपने छोटे बेटे को देना चाहता हूँ। इतने बरस से आप हमारे साथ रह रहे हैं बाबूजी, आज तक आप समझ नहीं पाए? ये मकान, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ मेरा और मेरे पति का है, आपका नहीं। आपने तो बरसों पहले ही सब कुछ भैरव के नाम करके रिटायरमेंट ले लिया था। लगता है उम्र के हिसाब से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है बाबूजी। इसीलिए आप भूल गए। मेरी उम्र ज़रूर हो गई है बड़ी बहू, लेकिन याददाश्त अभी पूरी तरह से दुरुस्त है। मैंने कभी भी अपनी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान तुम्हारे पति के नाम नहीं किया। लगता है बाबूजी आप ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, रुकिए मैं आपको कागज़ दिखाता हूँ। इतना कहकर भैरव दुकान, मकान और बाकी की प्रॉपर्टी के कागज़ लाकर छोटे भाई लक्ष्मण के सामने रख देता है। अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर ले लक्ष्मण, जब तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था ना, तभी बाबूजी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और रिटायरमेंट ले लिया था। अब ये तो मेरा बड़प्पन था कि मैंने इतने महंगे कॉलेज में तुझे पढ़ाया, लिखाया, इतने सालों तक तेरा और बाबूजी का खर्च उठाया, यहाँ तक कि तेरी शादी में भी दिल खोल कर खर्च कर दिया मैंने। धोखेबाज, धोखा दिया तूने, अपने ही बाप को लूटते हुए शर्म नहीं आई। अरे मेरे सारे जीवन की पूंजी लूट ली तूने, तू तो मेरा बेटा भी कहलाने के लायक नहीं है। बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ मत करिए बाबूजी। और हाँ, मैं अपने परिवार के साथ अगले महीने फार्म हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ और यह मकान मैंने बेच दिया है। बेहतर होगा कि आप लोग अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लें। अब ये नालायक बेटा अपने घर में आप लोगों को ज़्यादा दिन मुफ्त की सेवा नहीं दे पाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है भैया, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगा। मैं कल ही अपने बच्चों को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। आज से हमारे बीच के सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। लक्ष्मण बेटा, हो सके तो अपने बूढ़े बाप को भी किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना, शायद मेरे कर्मों की यही सजा है। अभी आपका बेटा जिंदा है बाबूजी, आपको वृद्धाश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि आप मेरे पिता हैं और पिता का स्थान तो भगवान के बराबर होता है। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए बाबूजी। जहाँ मेरा परिवार रहेगा आप भी वहीं रहेंगे।